एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं 20 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स काफ़ी खास हैं, इंटरेस्टिंग हैं, क्योंकि हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड नेशन में इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर या फिर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के बारे में। रिसेंटली 2 राज्यों के गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं, उन गवर्नर पे हम डिस्कशन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया है इलेक्टोरल बॉन्ड पे, तो हम उनको डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा इसरो के लिए क्या अपकमिंग मिशन के लिए टारगेट सेट किए गए हैं, उन टारगेट पे भी डिस्कशन करेंगे। तो काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलने वाला है आज के वीडियो में, और लास्ट में काफ़ी सारे रिवीजन क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर आपको करने हैं। इसके अलावा क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। क्लियर? अगर आज के क्लास के करेंट अफेयर्स की PDF आपको चाहिए है तो आप परचम का टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ठीक है। तो टेलीग्राम अगर आप ज्वाइन करेंगे, वहाँ से आप PDF को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, और PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पता है मैंने एक हिस्ट्री टू द पॉइंट सीरीज स्टार्ट की थी, जहाँ पे प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन हिस्ट्री के टॉपिक से पूछे गए हैं उनको बेस मानते हुए मैंने पूरा सीरीज आप लोगों के लिए रन किया था। मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हुई, मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हुई, और अभी एंशियंट हिस्ट्री चल रही है, जिसपे हमने स्टोन एज एंड इसके अलावा आप कह सकते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक एज, ये सब हमने पढ़ लिया है। महाजनपद तक का कार्यक्रम हो चुका है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप परचम पे के प्लेलिस्ट में जाके हिस्ट्री टू द पॉइंट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। आने वाले समय में अगर आपके पास कम समय है और ज़्यादा आप स्कोर करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस आउट ना हो, तो आप उन वीडियो को जाके देख लीजिए, तो आपको काफ़ी फ़ायदा उससे होगा। क्लियर है? इसके अलावा आपको तो इन्फॉर्मेशन है ही कि हमने परचम क्लासेस ने एक GA कोर्स को लॉन्च किया है, SSC 2024 को टारगेट करते हुए प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल होगा, वीडियो के फॉर्म में अवेलेबल है। और हर एक जो टॉपिक होगा वो थ्योरी के साथ साथ PYQ का अलग से वीडियो आपको हर एक टॉपिक में देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप perchamclasses.in हमारी वेबसाइट है, perchamclasses.in हमारी वेबसाइट है, आप इस पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज प्ले स्टोर पे जाइएगा, परचम के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ से भी इस वीडियो को इन रिकॉर्डेड कोर्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है, नवरात्रि का समय चल रहा है, तो आप अगर इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो आप पूजा 15 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको एडिशनल 15% डिस्काउंट मिल जाएगा हमारे कोर्स में। क्लियर है? सारी इन्फॉर्मेशन, जानकारी कहाँ से कोर्स आपको लेना है, ये इन्फॉर्मेशन आपको परचम में नीचे आप देखेंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक होगी, वहाँ से आप कोर्स को ले सकते हैं। क्लियर? स्टार्ट कर लें आज का करेंट अफेयर्स, लेकिन बात करेंगे सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन से। आज के सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन है? इनका नाम है अरिंदम बागची। कौन है ये? अरिंदम बागची है, अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशन इन जेनेवा। तो अरिंदम बागची को इंडिया का नेक्स्ट एम्बेसडर या फिर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशन और दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया गया है जेनेवा में, ठीक है। अभी क्या काम कर रहे हैं? तो अभी करेंटली ये एडिशनल सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में काम कर रहे हैं, और बागची जी पांडे जी को रिप्लेस करेंगे। बेसिकली आप देख सकते हैं करेंट में जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन में जेनेवा में, वो है इंद्रमणि पांडे। इन्हें जुलाई 2020 में अपॉइंट किया था, और इनका 3 साल का 3 इयर्स का जो टेन्योर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो पांडे जी को रिप्लेस जो है वो बागची जी करने वाले हैं। अब यहाँ पे हमें बात करनी है अबाउट द यूनाइटेड नेशन। क्या है ये यूनाइटेड नेशन? तो यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन 1945 में हुआ था, ठीक है। जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा, और 193 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। क्या काम करता है यूनाइटेड नेशन? तो यूनाइटेड नेशन पहला काम ये करता है, जब कहीं डिज़ास्टर हो जाता है तो वहाँ के लोगों को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट प्रोवाइड करना, कंट्रीज़ को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करने में उनकी मदद करना, उनको फंडिंग करना। इसके अलावा
लोगों की ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने का काम, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने का काम और इंटरनेशनल लॉज को इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करता है? यूनाइटेड नेशन करता है। ये सारे के सारे जो काम मैंने बताए हैं वो यूनाइटेड नेशन के काम है। प्रेजेंट में यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है वो एंटोनियो गुटेरेस है और इनका भी सेकेंड टर्म चल रहा है 2022 से लेकर 2026 तक। यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल रहने वाले हैं वो एंटोनियो गुटेरेस रहने वाले हैं। क्लियर है? यूनाइटेड नेशन के अंदर 6 ऑर्गन्स आपको देखने को मिलेंगे और इनका फॉर्मेशन भी 1945 में हुआ था। कौन कौन से 6 ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन में? तो आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूनाइटेड नेशन ट्रस्टी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैग नीदरलैंड में जिसका हेड ऑफिस है और यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट। तो ये सारे जो ऑर्गन्स हैं ये यूनाइटेड नेशन के ही ऑर्गन है। तो आई थिंक आपको यूनाइटेड नेशन की काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से पता चली होगी। नेक्स्ट बात करते हैं 2 नए गवर्नर के बारे में। हमें पता है हमारी कंट्री में गवर्नर को अपॉइंट करने का काम, राज्यपाल की नियुक्ति करने का काम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर भी जो अपॉइंटमेंट हुई है वो किसने की है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने की है, मतलब द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा की गई है। सो प्रेसिडेंट अपॉइंटेड गवर्नर इन 2 स्टेट। कौन कौन से स्टेट? तो त्रिपुरा एंड उड़ीसा। त्रिपुरा एंड उड़ीसा में द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 2 नए गवर्नर की अपॉइंटमेंट की गई है। पहले हम बात करते हैं त्रिपुरा स्टेट से। ठीक है, त्रिपुरा स्टेट के जो गवर्नर थे वो थे सत्यदेव नारायण आर्य। इनको रिप्लेस कर दिया गया है बाय इंद्रसेना रेड्डी नालू के द्वारा। इंद्रसेना रेड्डी जी जो हैं वो बीजेपी में, मतलब नेशनल जो बीजेपी हमारी पार्टी है उसमें नेशनल सेक्रेटरी भी रहे हैं और 3 बार एमएलए भी रहे हैं आंध्र प्रदेश से। तो त्रिपुरा के नए गवर्नर कौन होंगे? इंद्रसेना रेड्डी होंगे। क्लियर? किसको रिप्लेस किया है? सत्येंद्र नारायण आर्य को रिप्लेस किया है। नेक्स्ट बात करते हैं उड़ीसा से। सो उड़ीसा स्टेट के नए गवर्नर कौन होंगे? तो आंसर हो जाएगा झारखंड के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रघुवर दास। रघुवर दास जो है वो उड़ीसा स्टेट के नए गवर्नर होंगे और इन्होंने गणेशी लाल जी को रिप्लेस किया है। और रघुवर दास जो है वो 26 नंबर के गवर्नर होंगे उड़ीसा स्टेट के, जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं झारखंड स्टेट के। क्लियर इतनी चीज़ें? ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बातें लिखी हैं अबाउट द गवर्नर। तो सबसे पहली बात मैंने आपको बता दी है कि हर एक राज्य में एक गवर्नर होता है और कोई भी गवर्नर होता है उसके पास एक या एक से ज़्यादा स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है। मतलब एक या एक से ज़्यादा राज्यों का भी एक गवर्नर हो सकता है और हर एक स्टेट में गवर्नर होता है। गवर्नर की अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। ये मैं अपने मन से बातें नहीं कह रही हूँ, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 153 में मेंशन है। कहाँ पर मेंशन है? आर्टिकल 153 153 नंबर का जो हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद है उसमें ये बात लिखी हुई है कि हर राज्य का अपना एक राज्यपाल होगा। 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के बीच में एक राज्यपाल हो सकता है और राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 157 और 158 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता है कि कौन सा व्यक्ति है जो भारत का स्टेट के गवर्नर बन सकते हैं, राज्यपाल बन सकता है। तो यहाँ पे गवर्नर बनने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या क्या कंडीशंस है? पहला तो इंडियन होना चाहिए। सिंपल सी बात है यार, भारत की अगर आप व्यवस्था चला रहे हो तो भारतीय होना अनिवार्य है। तो इंडियन होना चाहिए। मिनिमम एज 35 ईयर्स, मैक्सिमम एज कहीं पे कोई क्लॉज नहीं है मैक्सिमम एज के लिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 साल की उम्र कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। बैंक करप्ट नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। सिंपल। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, कोई भी हाउस, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो या फिर विधानसभा हो, इनमें से किसी का भी मेंबर नहीं होना चाहिए। मतलब ना ही एमएलए होना चाहिए ना ही एमपी होना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो गवर्नर बन सकता है। ठीक है, चलिए अगले पर्सन जो न्यूज़ में है उनका नाम है डॉक्टर मिनीश शाह। ये डॉक्टर मिनीश शाह है। इन्हें द बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन में इलेक्ट किया गया है। ठीक है, डॉक्टर मिनीश शाह अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के बोर्ड के लिए चुने गए हैं। बेसिकली है कौन ये मिनीश शाह? तो डॉक्टर मिनीश शाह बेसिकली चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के, और इन्हें IDF मतलब इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड मेंबर की तरह चुना गया है। जनरल असेंबली जो हुई थी IDF की, वहाँ पर ये फैसला लिया गया है। इंडिया जो है वो 23% पूरे वर्ल्ड का
पूरे ग्लोब का 23% मिल्क का प्रोडक्शन करती है। IDF मतलब इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का हेड ऑफिस आपको ब्रुसेल्स बेल्जियम में देखने को मिलेगा। 1903 में इस बॉडी का फॉर्मेशन किया गया था। चलिए अब एक कंट्री के बारे में बात करते हैं जो आपको मैप में दिखाई दे रही है। हम बात कर रहे हैं इक्वाडोर के बारे में। दिखाई दे रही है कंट्री जिसकी कैपिटल आपको क्योटो दिखाई दे रही है, ठीक है। और इस कंट्री के यंगेस्ट प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं जिनका नाम है डैनियल नोबा, ठीक है। तो डैनियल नोबा इक्वाडोर के अब तक के सबसे कम उम्र वाले राष्ट्रपति बने हैं, सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं। कैपिटल आपने देख ही ली है, करेंसी डॉलर है, ठीक है। चलिए ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स थी। अब हम नेशनल एंड स्टेट न्यूज़ पे चर्चा करेंगे एक एक करके। उसके पहले एक फेस्टिवल जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बन भी जाता है, हम बात करने वाले हैं बथुकम्मा फेस्टिवल। तो बथुकम्मा फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है। कितने दिनों तक चलता है ये त्यौहार? तो 9 डेज़ का फेस्टिवल होता है। तो 9 डेज़ का फेस्टिवल है बथुकम्मा फेस्टिवल, जो कि फ्लावर फेस्टिवल कहलाता है। इसमें कई तरीके के कलरफुल फ्लावर्स आपको देखने को मिलेंगे। फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है इसको, फूलों का त्यौहार। बथुकम्मा फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है तेलंगाना स्टेट में। इसे फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें बेसिकली यहाँ पे मदर दुर्गा या गौरी की स्टैच्यू को बनाया जाता है, जिसे बोडम्मा के नाम से जाना जाता है। फिर पॉन्ड में इसको बाद में विसर्जित किया जाता है। बेसिकली ये जो रिचुअल है, ये जो त्यौहार है, वो मदर अर्थ, नेचर और वाटर के साथ, ह्यूमन के साथ कैसा रिलेशन है उसके लिए इस त्यौहार को बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। इस ट्रॉफी की शुरुआत हो चुकी है। डोमेस्टिक क्रिकेट है, BCCI के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। 23-24 नंबर का, मतलब ये 2023-24 के लिए 16th एडिशन, 16वां संस्करण, 16th एडिशन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की शुरुआत हो चुकी है। इंडिया में अलग अलग प्लेसेस पे खेला जाएगा 16 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर के बीच में। ये T20 क्रिकेट है और डोमेस्टिक क्रिकेट है। बायकॉम 18 जो है, इसे ब्रॉडकास्टिंग राइट दिए गए हैं। जो भी डोमेस्टिक मैचेस होते हैं इंडिया के अंदर, जो भी मैचेस होते हैं 2023 से 2028, 2023 से लेकर 2028 के बीच में इंडिया में डोमेस्टिक लेवल पे जो भी क्रिकेट मैचेस होते हैं उसके ब्रॉडकास्टिंग राइट किसको है? बायकॉम 18 को है। अब बात करेंगे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बारे में। तो पहला जो एडिशन खेला गया था वो 2006-07 में खेला गया था और तमिलनाडु ने इसको जीता था। जो लेटेस्ट एडिशन, मतलब जो लास्ट ईयर, हर साल होती है ये ट्रॉफी, तो जो लास्ट एडिशन था 2022-23 का, उसमें मुंबई जीता था और हिमाचल प्रदेश जो है वो रनर अप रहा था। जो रणजी ट्रॉफी की टीम्स होती हैं ना, वही टीम यहाँ पर भी पार्टिसिपेट करती है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। और इसको ऑर्गेनाइज कौन कराता है? तो आंसर हो जाएगा BCCI। डन। नेक्स्ट, चलिए अब क्या कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी? तो मोदी जी इसरो के साइंटिस्ट को बोल रहे हैं कि देखो भाई, चंद्रयान 3 तो हमने सक्सेसफुली लॉन्च कर लिया, फिर हमने आदित्य L1 को, जो कि हमारा पहला सोलर मिशन था, हमने उसको भी सक्सेसफुली लॉन्च कर लिया। अब आगे क्या? तो आगे के लिए कुछ टारगेट्स होना बहुत ज़रूरी है। बिना टारगेट के तो कुछ आप अचीव कर नहीं सकते, राइट। तो यहाँ पे 2 टारगेट बोले गए हैं। पहला टारगेट ये है कि इंडिया अपना खुद का स्पेस स्टेशन सेटअप करेगा बाय 2035। तो इंडिया का अपना खुद का स्पेस स्टेशन होगा 2035 तक। नेक्स्ट है मून की सरफेस में पहली बार किसी इंडियन को लैंड कराया जाएगा 2040 तक, 2040 तक कोई भारतीय मून की सरफेस पे लैंड होगा, उसे उतारा जाएगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट टारगेट जो है वो डिसाइड किए गए हैं। तो ये दोनों जो आपकी डेडलाइंस है, ईयर्स हैं, वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी सेट एम्बिशियस स्पेस गोल फॉर इंडिया। पहला क्या गोल है कि मून लैंडिंग कराई जाएगी 2040 तक। फिर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन या इंडियन स्पेस स्टेशन को 2035 तक बनाया जाएगा। इसके लिए इसके अलावा एक रोड मैप भी तैयार किया गया है फॉर लूनर एक्सप्लोरेशन। इसमें एक नया लॉन्चिंग पैड तैयार किया जाएगा, एक नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल्स डिज़ाइन किया जाएगा और ह्यूमन सेंट्रिक लेबोरेटरी बनाई जाएगी फॉर लूनर एक्सप्लोरेशन। फिर इसके अलावा बताया गया है कि हमारा जो पहला मैन स्पेस मिशन है, जिसका नाम है गगनयान मिशन, 2025 में इसको लॉन्च किया जाएगा। ऑन ट्रैक काम कर रहा है, अपने सही समय पे काम कर रहा है, जिसके अंतर्गत 400 किलोमीटर की हाइट पे हम 3 इंडियंस को, 3 भारतीय को जो है वो स्पेस में भेजेंगे और वापस इनकी लैंडिंग भी कराई जाएगी। क्लियर है। इसके अलावा और क्या बातें की गई हैं? बताया गया है कि इसरो के जो वैज्ञानिक है, इसरो के जो साइंटिस्ट है, वो वीनस ऑर्बिटल मिशन पे भी काम कर रहे हैं। मतलब शुक्र ग्रह जो है हमारा, उसके ऑर्बिट में भी सैटेलाइट को भेजा जाएगा। इसके अलावा मार्स के लिए रोवर मिशन को भी लॉन्च किया जाएगा।
ठीक है, मार्स के लिए रोवर मिशन को भी यहाँ पे लॉन्च करने की बात की जा रही है, जिसके अंतर्गत एक लैंडर को मंगल ग्रह की सतह पे उतारा जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मार्स मिशन के बारे में, मतलब मॉम, तो मॉम जो मिशन था वो ऑर्बिटल मिशन था, मतलब हम केवल ऑर्बिट में ही चक्कर लगा रहे थे, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, उसकी सरफेस पे उतरेंगे। ये जो ऑर्बिटल मिशन था ये 2013 में लॉन्च किया था और इसने 2014 में जो है वो मार्स की ऑर्बिट में पहुंच गया था। क्लियर है। इसके अलावा एक और अचीवमेंट है, 2017 में हमने 104 सैटेलाइट्स को भी साथ में लॉन्च किया था, इसको भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है कि प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप हमें स्पेस सेक्टर में और इंक्रीज करनी है। ओवर 150 स्पेस टेक स्टार्टअप्स जो हैं वो ऑलरेडी इमर्ज हो चुके हैं। 2020 में जब हमने इस पॉलिसी को लाया था कि स्पेस सेक्टर में भी पार्टनरशिप हो सकती है प्राइवेट सेक्टर की, तब से अब तक 150 से ज़्यादा स्टार्टअप स्पेस टेक पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के बारे में। तो इंडिया ने नासा के जो आर्टेमिस अकॉर्ड है उसमें साइन किया है और आने वाले समय में भारतीयों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 2024 में भेजा जाएगा बाय यूएसए। ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस जो स्टेशन है वो अभी वर्किंग है, लगभग 2031 तक वर्किंग रहेगा, उसके बाद इसको वापस अर्थ पे लाके डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये नासा का, इसके अलावा जापान के अलावा रशिया है, कनाडा है, इन सब का एक जॉइंट वेंचर है। ठीक है, फिर लो अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वेटरी, तो इसरो और नासा दोनों मिलके लॉन्च करेंगे एक लो अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वेटरी 2024 में, जो कि हमारे सी लेवल को, नेचुरल डिजास्टर को, अर्थ के इकोसिस्टम को मॉनिटर करने का काम करेगा। तो ये कुछ टारगेट्स हैं जिनके बारे में डिस्कशन किया गया। नेक्स्ट है तमिलनाडु स्टेट से। तो तमिलनाडु जो राज्य है वहाँ की जो रेलवे ट्रैक है वहाँ पे पिछले कुछ सालों में कई सारे एक्सीडेंट्स देखे गए हैं। किसके एक्सीडेंट है? एलिफेंट और ट्रेन के एक्सीडेंट, जिसमें कई सारे हाथियों की जान भी गई है। इसलिए यहाँ पे तमिलनाडु गवर्नमेंट ने फर्स्ट AI बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर एलिफेंट लॉन्च करने की बात की। बहुत जल्दी इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। तो हाथियों के लिए तमिलनाडु की ये पहली AI आधारित चेतावनी प्रणाली होगी। ठीक है, तमिलनाडु is close to completed its first artificial intelligence based early warning system। इसको तैयार किया जा रहा है और इसको डिप्लॉय कहाँ पे किया जाएगा? तो इसको डिप्लॉय किया जाएगा इतिमड़ाई वल्लयार रेलवे सेक्शन में, जहाँ पे वाइल्ड एनिमल और जो ट्रेन है उनके बीच का जो कोलिजन है उसको हम रिड्यूस कर सके और एलिफेंट की जो जान जाती है उसको हम ज़ीरो कर सके। तो टारगेट क्या है कि यहाँ पे ज़ीरो एलिफेंट लॉस हमारा टारगेट है। इसके अंतर्गत देखा जाए तो 12 ई सर्वेलांस टावर इक्विप्ड, जो जिसमें इमेजिंग कैमरास के साथ इक्विप्ड किया जाएगा। ठीक है, ये पूरी तरीके से जब एक बार फंक्शनिंग में आ जाएगा तो जो लोको पायलट है, ठीक है, लोको पायलट है और जो स्टाफ है, रेलवे अथॉरिटी है, उनको यहाँ पे सिग्नल पहुंच जाएंगे अगर उनको कोई भी एक्टिविटी मिलती है उस पूरे एरिया में एलिफेंट की, और आदेश दिया जाएगा कि आप ट्रेन की स्पीड को स्लो डाउन कर लो, जिससे हम इस पूरे एरिया में एलिफेंट सेफ्टी को और इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए, अब इंडियन गवर्नमेंट ने एक और प्रपोजल रखा है। क्या कहती है इंडियन गवर्नमेंट? इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि यार जो डेवलप्ड कंट्री है, मतलब जो विकसित देश है, जो पूरी तरीके से डेवलप्ड हो चुके हैं लाइक यूएसए, तो यार अब उनको ज़रूरत है कि वो कार्बन एमिशन को कम करें, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसमें नए स्टार्टअप्स ओपन होते हैं, नए इंडस्ट्रीज़ ओपन होती हैं, नए नए बिजनेस आइडियाज़ आते हैं। तो हमारे देश में फॉसिल फ्यूल की जो डिपेंडेंसी है वो ज़्यादा है। हमारे कंट्री में कार्बन एमिशन ज़्यादा होता है। जब तक हम डेवलप नहीं हो जाते तो हमारे देश में ऑब्वियस सी बात है एमिशन ज़्यादा होगा। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो 2050 तक कार्बन न्यूट्रल ना हो, कार्बन नेगेटिव हो जाएं। ये प्रस्ताव रखा है इंडियन गवर्नमेंट ने। ये क्या बोल दिया मैडम? कार्बन न्यूट्रल हो जाए, कार्बन न्यूट्रल नहीं, कार्बन नेगेटिव हो जाए। तो समझिएगा, पहला शब्द मैंने बोला कार्बन न्यूट्रल। कार्बन न्यूट्रल का ये मतलब है जितना आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इमिट कर रहे हैं उतना ही आपके एनवायरनमेंट में प्लांटेशन होने चाहिए, उतनी ही सारी चीज़ें होनी चाहिए कि वो पूरे के पूरे कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। तो इसे बोलते हैं कार्बन न्यूट्रल। जितना आपने एनवायरनमेंट को दिया उतना ही एनवायरनमेंट ने एब्जॉर्ब कर लिया। कार्बन नेगेटिव का मतलब ये होता है कि आपकी क्षमता से ज़्यादा, मतलब आप जितना कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हो आपके सराउंडिंग में उससे ज़्यादा कैपेसिटी होनी चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की, वो आपका कार्बन नेगेटिव है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
इंडिया टू पुश डेवलप्ड नेशन टू बिकम कार्बन नेगेटिव बिफोर 2050। तो इंडिया ने यहाँ पर एक प्रपोजल रखा है और पुश कर रहा है वो डेवलप्ड नेशन को कि डेवलप्ड नेशन जो है वो 2050 तक कार्बन न्यूट्रल ना होकर कार्बन नेगेटिव हो जाए, क्योंकि ये ऑलरेडी डेवलप्ड नेशन है और जो इमर्जिंग मार्केट है, इमर्जिंग इकोनॉमी है, जो डेवलपमेंट की नीड है, फॉसिल फ्यूल की ज़रूरत हमारी डेवलपिंग कंट्री को है, जैसे कि इंडिया। इसके अलावा इंडिया ने भी जो हमारा अपकमिंग COP28 समिट होने वाला है, अभी इसी साल एंड में होगा, दिसंबर के आसपास, तो COP28 जो क्लाइमेट समिट दुबई में होने वाला है, उसके भी पेपर्स थे कि फेज़ मैनर में हम यहाँ पे कमिट करते हैं कि हम कार्बन या फिर जो फॉसिल फ्यूल है उनकी डिपेंडेंसी जो है वो ख़त्म कर देंगे। तो उस प्रपोजल से भी अभी साइन करने से थोड़ा सा पीछे हट रहा है भारत का यही कहना है कि हम डेवलपिंग कंट्री हैं और हमको अभी रिसोर्सेज की ज़रूरत है। लेकिन जो रिच कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर नेट ज़ीरो कार्बन करने के साथ साथ नेगेटिव कार्बन एमिटर भी बन सकती हैं 2050 तक। और क्या बातें हो रही हैं? डेवलप्ड कंट्री इंक्लूडिंग द USA, ब्रिटेन, कनाडा, जापान टारगेटिंग नेट ज़ीरो बाय 2050। ठीक है, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ का टारगेट है। जो आपका विकसित देश है उनका लक्ष्य है कि 2050 तक वो नेट ज़ीरो कार्बन कर लेंगे। वहीं चाइना का जो कमिटमेंट है वो 2060 का है और इंडिया का जो कमिटमेंट है वो 2070 का है। ये बात आप सभी को पता है। बाकी इसके अलावा इंडिया ने एक और कमिटमेंट किया था कि 2030 तक हम 45% जो फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी है उसको कट डाउन कर देंगे। COP28 को जो शेड्यूल किया गया है वो 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर के बीच में शेड्यूल किया गया है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि नेट ज़ीरो या कार्बन न्यूट्रलिटी क्या होती है? इसका मतलब अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू एनी एक्टिविटी इज ऑफसेट बाय द एडिशनल एक्टिविटी टू रिमूव एन इक्विवेलेंट अमाउंट। जितना आप रिलीज कर रहे हैं उतना आप दूसरी एक्टिविटी से उसे एटमॉस्फेयर से रिमूव ही कर दो। ये आपका नेट ज़ीरो या कार्बन न्यूट्रल है। वही कार्बन नेगेटिव इज अ स्टेप फॉरवर्ड एंड रिक्वायर a country to remove more carbon dioxide from the atmosphere than it emits। तो ये होता है कार्बन नेगेटिव। डन। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोलर बॉन्ड के बारे में। तो थोड़ा सा एक कहानी सुनाते हैं हम। ये घटना 2017 की है। 2017 में इलेक्ट्रोलर बॉन्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था और पहली बार 2018 में इनको इम्प्लीमेंट किया गया। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए मैं किसी पार्टी से बिलोंग करती हूँ और मैं अपनी पार्टी को फंड देना चाहती हूँ। तो पहले क्या होता था, कैश ट्रांजैक्शन होता था, कैश में लेन देन हो रहा है, तो ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पे खर्च हो रहा है, कहाँ पे जा रहा है। तो इस ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रोलर बॉन्ड को लॉन्च किया गया था। इसमें ये कहा गया था कि आपको अगर 2000 रुपये तक अगर किसी को डोनेशन करना है तो तब तो ठीक है, आप कैश में कर लो। लेकिन 2000 रुपये से ज़्यादा अगर आपको किसी पार्टी को डोनेशन करना है तो आपको इन इलेक्ट्रोलर बॉन्ड को परचेज़ करना होगा। और इसको परचेज़ कहाँ से करेंगे? आप SBI के पास जाएंगे और आप उनको बोलेंगे कि इस पार्टी को हम डोनेट करना चाहते हैं 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, और वहाँ से इलेक्ट्रोलर बॉन्ड को लेंगे और पार्टी को दे देंगे। 10 लाख का मैंने चेक लिया SBI से और किसको दे दिया? मैंने पार्टी को दे दिया, जिस पार्टी को मैं सपोर्ट करना चाहती हूँ। उस पार्टी के पास 15 डेज़ का समय है कि वो उस चेक को इन कैश करा ले और ये भी बताए कि हम उसको किस काम में यूटिलाइज करने वाले हैं। लेकिन जो डोनर है, मतलब मैं जो कि किसी पार्टी को डोनेट कर रही हूँ, मेरा जो ID है, मेरी जो आइडेंटिटी है वो खुफिया रखी जाएगी, वो किसी के साथ शेयर नहीं की जाएगी। ये बात यहाँ पर इलेक्ट्रोलर बॉन्ड में होती है। तो लोगों ने यहाँ पे PIL लगाई कि ये तो हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन है ना, कि कौन सा व्यक्ति किस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको जानना है कि मैं किस पार्टी को सपोर्ट कर रही हूँ और मैंने किसको इतना पैसा डोनेट किया है, तो आपके पास राइट टू इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो इस तरीके से बातें मार्केट में चल रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो नंबर ऑफ PIL आई थी उसके लिए 5 जजेस की बेंच बनाने का फैसला लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट रिफर इलेक्ट्रोलर बॉन्ड केस टू द 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। पहले 3 जजेस के पास था, अब इसको 5 जजेस की बेंच के पास इसको पहुंचा दिया गया है। क्लियर? बाकी तो जो बातें लिखी हैं मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, वही बातें यहाँ पे लिखी हैं। फीचर्स क्या होते हैं इलेक्ट्रोलर बॉन्ड के? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है बॉन्ड। 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख या 1 करोड़ रुपीज़ के हो सकते हैं। इंटरेस्ट फ्री होते हैं। ठीक है, कोई भी इंडियन सिटीजन इनको परचेज कर सकता है। इंडिविजुअल या जॉइंटली भी परचेस किया जा सकता है और वैलिडिटी इनकी 15 डेज़ की होती है। ठीक है, और जो भी डेजिग्नेटेड SBI ब्रांच है वहीं से इलेक्ट्रोलर बॉन्ड को इशू किया जा सकता है। अब किन पार्टी को डोनेशन दिया जा सकता है, किन किन पार्टीज़ को डोनेशन दिया जा सकता है, ये बात भी मेंशन है। तो ऐसी पार्टीज़
जो कि सेक्शन नंबर 29A जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट है 1951, उसका जो सेक्शन 29A है उसमें जो पार्टी रजिस्टर है, जिन पार्टीज़ की लिस्ट है उनको ही आप डोनेशन दे सकते हो, उनके लिए ही इलेक्टोरल बॉन्ड इशू होंगे, पहली कंडीशन। इसके अलावा अगर लोकसभा का चुनाव होता है, मतलब जनरल इलेक्शन होते हैं, तो जनरल इलेक्शन में कम से कम उस पार्टी के लोगों को 1%, टोटल वोट का 1% तो मिलना ही चाहिए, तो ही वो पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड को रिसीव कर सकती है। डिजिटली भी ले सकते हैं और चेक के जरिए भी ले सकते हैं। केवल ऑथराइज बैंक ही पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इनकैशमेंट कराया जाएगा, ठीक है। और इनकैशमेंट आपने जहाँ से भी बैंक अकाउंट से कराया उसकी जानकारी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दी जाएगी। क्लियर है? बेसिकली ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए सारा कार्यक्रम किया जा रहा है। डन। चलिए अब यहाँ पर 7th नंबर का जो पे कमीशन है, 7th पे कमीशन, जिसे यूपीए गवर्नमेंट ने 28 फेब 2014 में 7वें नंबर का पे कमीशन बनाया था। उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी है और हमारा जो डीए होता है उसको 4% से इंक्रीज कर दिया है, मतलब 42% से बढ़ाकर 46% डीए कर दिया गया है। तो सेंट्रल अप्रूव 4% हाइक इन अ डीए फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए 4% यहाँ पे डियरनेस अलाउंस डीए को बढ़ा दिया गया है, मतलब ये 42 से बढ़कर 46% हो गया है। ये जानकारी हमको अनुराग ठाकुर जी के द्वारा दी गई है। किसके रिकमेंडेशन पे? 7th पे कमीशन के रिकमेंडेशन पे। चलिए अब बात करते हैं RRTS सिस्टम के बारे में, मतलब रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। इसको 20 अक्टूबर को लॉन्च किया जा रहा है और ये इंडिया का पहला RRTS सिस्टम है। क्या होता है ये RRTS सिस्टम, वो हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली जैसे कि कोई बहुत बड़ा शहर है, दिल्ली ले लिया, मुंबई ले लिया, कई सारे ऑफिस होते हैं, कई सारे इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं, लोगों को बहुत सुबह से शाम अप डाउन भी करना होता है, ऑफिस जाना है, काम के लिए जाना है। तो ऐसे बड़े बड़े शहरों में आपस के जो छोटे छोटे प्लेसेस हैं उनकी कनेक्टिविटी के लिए इस तरीके के सिस्टम को, मतलब रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिससे कनेक्टिविटी इंप्रूव हो और आसपास के जो सराउंडिंग के प्लेसेस हैं उनको आसानी से कनेक्ट किया जा सके और ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके। क्लियर? जैसे कि मान लेते हैं दिल्ली है, एनसीआर का रीजन है। अब एनसीआर में आपको देखेंगे यहाँ पर लोग काम करने फॉर एग्जाम्पल आ रहे हैं तो आसपास के एरिया से आ रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं अंधेरी में रहती हूँ, अंधेरी में काफ़ी सारे ऑफिस है, तो आसपास नाला सुपारा हो गया या आसपास थाने हो गया या दूसरी जगहों से लोग यहाँ पर काम करने आते हैं, तो क्यों ना एक फास्ट सर्विस हो, 180 km/h की स्पीड से आपके पास कोई ट्रेन हो जिससे आप जल्दी ऑफिस पहुँच जाएं। तो उसी तरीके का आप नेटवर्क समझ सकते हैं, यहाँ पर इसे ही बोला जा रहा है RRTS। डन है इतनी चीज़ें। चलिए क्या बोला जा रहा है? पीएम टू लॉन्च इंडिया फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। 20 अक्टूबर को इसको लॉन्च किया जाएगा। कहाँ पे लॉन्च किया जाएगा? दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, इसका कॉरिडोर इसे लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा रैपिड एक्स ट्रेन को भी लॉन्च किया जाएगा 20 अक्टूबर को, ठीक है। गाजियाबाद से किया जाएगा। लगभग 17 किलोमीटर का ये पूरा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसको भी फर्स्ट फेज में लॉन्च किया जा रहा है, सेकेंड फेज आने वाले समय में होगा। यहाँ पे जो ट्रेन चलेगी ना वो 180 km/h की स्पीड से चलेगी, जिससे रीजनल कनेक्टिविटी और इंटरसिटी कम्युनिटी के लिए कनेक्टिविटी और बढ़ जाएगी। डन। चलिए नेक्स्ट है ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स। तो रिसेंटली ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स को पब्लिश किया है, जिसमें टॉप किया है डेनमार्क ने, देन नीदरलैंड है, फिर जर्मनी है। भारत की पोजीशन थोड़ी ख़राब है। 108 कंट्री में भारत की जो रैंकिंग है वो 64th नंबर पे आपको देखने को मिलेगा। 64th नंबर पे इंडिया की रैंकिंग आपको देखने को मिलेगी ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में। बेसिकली ये इंडेक्स किन बातों पर ध्यान रखते हुए लॉन्च किया जाता है कि साइबर सेफ्टी कैसी है हमारी कंट्री में, इकोनॉमिक सेफ्टी कैसी है, डिजिटल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और सोशल सेफ्टी कैसी है, हमारे देश में अफोर्डेबल इंटरनेट कनेक्टिविटी है या नहीं है, हर एक व्यक्ति तक रीचेबल इंटरनेट कनेक्टिविटी है या नहीं है। तो इन आधार पे बेसिकली इस इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है। तो इंडिया की रैंकिंग 64th नंबर पे है। डन। चलिए आज की हम अंतिम न्यूज़ के ऊपर डिस्कशन करते हैं, जिसका नाम है लिम्फेटिक फाइलेरिया। ये मॉस्किटो बॉर्न डिसीज होती है, ठीक है। इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं और यहाँ पर 2023 में 2023 में सेकेंड कंट्री बांग्लादेश के बाद बन चुकी है लाओ
पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जिसने लिम्फेटिक फाइलेरिया को एलिमिनेट किया है। ओवरऑल तो 11th नंबर की कंट्री है, लेकिन 2023 में ये 2nd नंबर की कंट्री बन गई है बांग्लादेश के बाद लिम्फेटिक फाइलेरिया को एलिमिनेट करने के लिए। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार Lao, People's Democratic Republic, become the second country in the 2023 after Bangladesh to eliminate lymphatic filaria। ये जो lymphatic filaria है बेसिकली एक ट्रॉपिकल डिसीज़ के अंदर आता है, और ये फाइलेरिया एक पैरासाइट से होने वाली डिसीज़ है जिसका कैरियर मॉस्किटो होता है। बेसिकली राउंड वॉर्म से फाइलेरिया डिसीज़ होती है जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को इफेक्ट करती है, जिससे सीवियर पेन होता है और डिसेबिलिटी भी आ जाती है और एबनॉर्मल इनलार्जमेंट हो जाता है बॉडी के पार्ट्स में। क्लियर। अब यहाँ पर WHO का जो रोड मैप है उसने डिसाइड किया था कि 2021 से लेकर 2030 तक हम लगभग 20 डिसीज को एलिमिनेट कर लेंगे, उनको प्रिवेंट या कंट्रोल कर लेंगे। तो WHO की प्रोग्रेस रिपोर्ट कहती है कि अभी तक 19 ऐसी कंट्रीज है जिनकी रिपोर्ट हमारे पास है, और उन 19 कंट्रीज में से 11 जो कंट्रीज है वो बिलोंग करती है वेस्टर्न पैसिफिक रीजन से, और उसी वेस्टर्न पैसिफिक रीजन की 11th नंबर की जो कंट्री है वो कौन सी बन गई है? लाओ बन गई है। ठीक है। अगर साउथ ईस्ट एशिया रीजन में देखें तो बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका एंड थाईलैंड वो कंट्री जिन्होंने लिम्फेटिक फाइलेरिया को एलिमिनेट कर दिया अपनी कंट्री से। अफ्रीकन रीजन में मलावी और टोगो आपको देखने को मिलेंगे। डन इतनी चीज़ें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्यूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर के बारे में। तो इंडिया के फास्ट बॉलर है मोहम्मद सामी, और इनको प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। देख लिया इनका फोटो। ठीक है, मोहम्मद सामी को प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक नई डिस्कवरी हुई है, एक फ्लावरिंग प्लांट की नई स्पीसीज का पता लगा है। कहाँ पर? मणिपुर में। तो रिसर्चर्स ने रिसेंटली मणिपुर में एक नई फ्लावरिंग प्लांट स्पीसीज का पता लगाया है, और इस नई स्पीसीज का नाम क्या है? कुरकुमा काकचिंगेज। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये विराट कोहली हैं और इन्हें ऑडी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है इंडिया में। ठीक है। नेक्स्ट है आयुर्वेदा डे। इस साल बोला गया है कि आयुर्वेदा डे जो है वो 100 कंट्रीज़ में मनाया जाएगा, और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है अलग अलग कंट्री के डिपार्टमेंट से बात करेगी। और इस साल जो थीम डिसाइड की गई है वो है आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ इस साल के आयुर्वेदा डे की थीम है। धन्वंतरी दिवस के दिन हम आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट करेंगे। नेक्स्ट है ICICI बैंक के द्वारा आई फाइनेंस को लॉन्च किया गया है। बेसिकली ये एक कंसोलिडेटेड प्लेटफॉर्म है जो कि कस्टमर्स को उनके सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट को एक ही प्लेस पे अवेलेबल कराता है, जिससे उसकी सुविधाएं और फास्ट हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे CCI के द्वारा IDFC और IDFC फर्स्ट बैंक के मर्जर को अप्रूवल मिल चुका है। आशुतोष शर्मा ने युवराज सिंह के रिकॉर्ड को ब्रेक किया और फास्टेस्ट 50 रिकॉर्ड अपने नाम किया है आशुतोष शर्मा ने। नेक्स्ट बात करते हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा, जिसको चेयर कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 को अप्रूवल दे दिया है। ये एक इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम है जो कि 13 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है लद्दाख में। ठीक है। पावर ग्रिड इस प्रोजेक्ट पे काम करेगा। ओके, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, इंडिया टू पोस्ट डेवलप्ड नेशन टू बिकम कार्बन नेगेटिव बिफोर विच ईयर? तो आंसर हो जाएगा, हमें पता है 2050। 2050 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डेटा फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज हुआ है हमारी कंट्री में। कितना हो गया है? 37%। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रिसेंटली ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का कौन सा एडिशन लॉन्च किया गया? तो 3rd एडिशन इज द राइट आंसर। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2, लद्दाख में जो प्रोजेक्ट बन रहा है जिसमें आप 13 गीगावाट एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे, कौन रन करेगा? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा फ्रीडम फाइटर राजा राम बख्श सिंह जी का स्टैचू किस डिस्ट्रिक्ट में अनवील किया गया है? आंसर हो जाएगा उन्नाव, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा 1857 के जो हमारे फाइटर्स थे उनके लिए स्मारक समाओ शहीद मेमोरियल एंड लाइब्रेरी को किस सिटी में बनाया गया है? आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, गांधीनगर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पर कौन सा पहला ऐसा विमेन पुलिस स्टेशन है जिसे ISO सर्टिफिकेशन मिला है? तो आंसर हो जाएगा भोपाल महिला थाना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कौन सा स्टेट है जिसने पहला AI बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम प्रिवेंट
वाइल्ड एलिफेंट फ्रॉम गेटिंग हिट बाय द ट्रेन ऑन रेलवे लाइंस लॉन्च किया है? सो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन बी लॉन्च करने वाला है बेसिकली। नेक्स्ट है सागर कवच, जो 2 दिन का एक कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज था, इंडियन नेवी ने कंडक्ट कराया था किस स्टेट में? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी। इंडिया के यूनाइटेड नेशन में नेक्स्ट एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो अरिंदम बागची। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में मिलेगा। अजय बंगा जैसे कुछ लोग हैं, इनके नाम आपको आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली मिलेंगे, तो आपको याद रखना है। डन। नेक्स्ट देखते हैं, अपना चंद्रयान पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा लॉन्च किया है, और डेवलप किसने किया है? NCERT ने। ओके। नेक्स्ट है वर्ल्ड का मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट कौन सा बन गया है? सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेंगलुरु। नेक्स्ट, 4th एग्रीकल्चर रोड मैप 2023 to 28 बिहार स्टेट के लिए किसने लॉन्च किया है? तो द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। By how many rupee has the central government increased the minimum support price, मतलब MSP of wheat for the 2024-25 सीजन? तो मैंने रवि क्रॉप के लिए 6 रवि क्रॉप के लिए MSP आई है, जो मैंने कल डिस्कस की थी। तो वीट के लिए, गेहूं के लिए कितनी MSP बढ़ा दी गई है, कितने रुपए से? 150, 300, 400 या फिर 500? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि पहले तेलुगु एक्टर कौन बन गए हैं जिन्होंने बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता है नेशनल फिल्म अवार्ड में 2023 में? 4 ऑप्शन है। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। बाकी सारी बातें अपकमिंग वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे, तो अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।